इस वक्त अगर आप टेलीविजन सेट पर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो अगले आधे घंटे तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 29 दिसंबर के बाद आपका टेलीविजन देखना कितना सस्ता होने वाला है हम ये आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि टीआरआई जो कि टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने एक नया नियम लाया है। ये नया नियम आपके पॉकेट पर किस तरीके से असर डालेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं टीआरआई के चेयरमैन आर एस शर्मा सर। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। धन्यवाद। सबसे पहला तो सर ये समझना चाहूंगा, ये जो नया नियम आप लाए हैं ब्रॉडकास्टर के लिए, ये नियम आखिर है क्या? देखिए, ये नियम, इसमें 3 नियम हैं। एक नियम है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस किस प्रकार की होनी चाहिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की। दूसरा नियम है कि आपस में जो इनके जो संबंध हैं ब्रॉडकास्टर के और जो एमएसओ जिसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डिश या जो टेलीविजन वाले जो हैं डिश टेलीविजन जिसको कहना चाहिए डीटीएच। और तीसरा एलसीओ है, चौथा कंज्यूमर है। तो इन सारे लोगों के जो कनेक्शन के जो इश्यूज हैं उनको कैसे डील करेंगे हम। और तीसरा इश्यूज है कि इनकी टैरिफ किस प्रकार से गवर्न होंगे टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीविजन सर्विसेज की। तो ये मुख्य तौर पर यही मुद्दे इसमें लाए गए। अब समस्या उठती है, आप पूछेंगे कि भाई ये क्यों आपने क्या जरूरत पड़ी थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि आप कोई नई पॉलिसी लाने? जी, नए फ्रेमवर्क को लाने की। तो कई सारे इसमें बिंदु थे और मैं एक एक को डील करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले हम कंज्यूमर को लेते हैं। कंज्यूमर की समस्या ये है कि वो देखना चाहता है एक चैनल और आपने बुके बना के उसको 10 चैनल बेच दिए, जिसको 9 की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन फिर भी उसको तो बेसिकली मजबूरी में देखता तो है ही नहीं वो, लेकिन उसके लिए पैसा देना पड़ता है उसको। जो कंज्यूमर को उन चैनल के लिए भी उन्हें भी खरीदना पड़ता है जिसको कि वो देखना नहीं चाहता या जिसको देखता नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारे बीच के लोग थे, एलसीओ और डीपीओ जिसको बोलते हैं, उनकी समस्या ये थी कि हम जो एक तरफ तो हमारे कंज्यूमर है और दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टर है जो हमको सिग्नल देता है, उसके बीच में हमारा कोई बहुत, हम भी स्क्वीज हुए जा रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो है हमसे कुछ डिमांड करते हैं, कंज्यूमर हम डिमांड कुछ और है। तो हमारा रोल बहुत स्पष्ट रूप से एक प्रकार से हम इसमें पिसे जा रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स की समस्या ये थी कि भाई हम अपने चैनल को जिस प्रकार से प्राइस करना चाहें, मान लीजिए मैं कोई अपना चैनल 10 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो मैं उसको प्राइस नहीं कर सकता क्योंकि आपने एक कैप लगाई हुई है, एक कैप लगी हुई थी इफेक्टिवली। वो बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स फ्री टू एयर हैं, मतलब बेसिकली वो अपने चैनल के लिए पैसा चार्ज नहीं करते। उनके चैनल को भी नीचे के जब मतलब एलसीओ या जो एमएसओ उसका जो पैक बनाते थे उसमें उसकी चार्जिंग कर देते थे। तो एक इशू ये था कि भाई मेरा चैनल तो फ्री है, तो फ्री कस्टमर के लिए जाना चाहिए। एक और मुद्दा था जिसको बोलते हैं कि आपको जो कैरेज फीस का मुद्दा था। ब्रॉडकास्टर्स कहते थे कि जो डीपीओ हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, वो हमसे कैरेज फी डिमांड करते हैं। तो ये सारे ऐसे रिलेशनशिप थे आपस में स्टेक होल्डर्स के कि जो काफी लिटिगेशन को जन्म देते थे और अल्टीमेटली इससे क्वालिटी ऑफ सर्विस और बाकी सारी चीजें प्रभावित हो रही थी। लेकिन इन सारे पहलुओं को देखने के लिए और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए जो आपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, आपने आखिर कितना आसान था, किस प्रक्रिया को आपने फॉलो किया कि आपको लगा कि अब संतुलित हो रहा है? ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली। आप ये समझ लीजिए कि करीब 2.5 वर्ष पहले मार्च 17 में या जनवरी 17 फरवरी 16 में हम लोगों ने इसको पूरा निकाला और 7, 8, 9 महीने हमने कंसल्टेशन करने के बाद नवंबर 16 में हम लोग करीब 2 वर्ष पहले इसके लिए तैयार थे। अक्टूबर 16 में हमने इसको ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला। उसके बाद कुछ लोग चले गए कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, वहां पर कुछ मुकदमा चला। उसके बाद उस बीच में सुप्रीम कोर्ट आए, फिर मद्रास हाई कोर्ट। उसके बाद 2 वर्षों तक ये चलता रहा और इसको विरोध किया कुछ मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी जो जाहिर है भाई उनको इससे कोई परेशानी नहीं होगी, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने विरोध किया। लीगल बैटल चला। तो 2 वर्षों के लीगल बैटल के बाद अंततः 30 अक्टूबर 2018 को, अर्थात 1.5 महीना पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि ये जो इनका जो रेगुलेशंस का सेट है वो सेट बिल्कुल सही है। और मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो पैराग्राफ माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट का है, उससे आपको पता चलेगा। पैरा 37 वो कहता है कि वी आर देयरफॉर क्लियरली ऑफ द व्यू
that the regulation and the tariff order have been made keeping the interest of the stakeholders and the consumers in mind and are intra-virus the regulation power contained in section 36 of the TRI Act. Consequently, we agree with the conclusion of the learned Chief Justice of the and the third learned judge of the Madras High Court that these writ petitions deserve to be dismissed. तो अल्टीमेटली ये मान के चलिए कि इस पूरे फ्रेमवर्क पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लग चुकी है 30 अक्टूबर को इसमें सर एक जो आपत्ति आ रही है, फिर एक मुद्दा उठ रहा है कि समय आपने काफी कम दिया, तो इसमें कितना दम है? नहीं, समय कम नहीं दिया। 3 जुलाई को हम लोगों ने इसका पूरा फ्रेमवर्क नोटिफाई कर दिया था। लेकिन कोर्ट के फैसले आने से पहले तक तो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। नहीं, असमंजस की स्थिति नहीं थी। जो कोर्ट के आने के पहले जो जो एक्शन करने थे उन एक्शंस के लिए कोर्ट के उसमें कोई व्यवधान नहीं था। ऐसा कोई मेजर एक्शन उसके पहले नहीं किया गया। तो ये कहना कि समय कम मिला सही नहीं है। अब चूंकि फ्रेमवर्क हम लोग लागू करने का फैसला ले लिया है, 29 दिसंबर से लागू होने जा रहा है जी। तो इसमें अब तक जिस सुविधा के तहत हम लोग को मिल रहा था, डीटीएच की सुविधा, ब्रॉडकास्ट की सुविधा, अब 29 दिसंबर के बाद उसमें क्या अंतर क्या रह जाएगा? देखिए, जो मैंने समस्याएं आपको बताई कि पहली समस्या कंज्यूमर की थी कि भाई हम देखना चाहते हैं, एक चैनल हमको दे देते हैं आप 10 चैनल। तो वो समस्या सबसे पहले हमने दूर की कि भाई जो कंज्यूमर जिस चैनल्स को देखना चाहेगा उन चैनल्स को ही वो देखेगा और उन्हीं के लिए पैसा देगा। तो सबसे पहला काम तो ये किया कि भाई कंज्यूमर मस्ट बी एम्पावर्ड टू हैव द चॉइस। उसको उन चैनल्स के लिए जिनको वो नहीं देखता है उनके लिए आप उससे पैसा चार्ज मत कीजिए। मान लिया कोई कंज्यूमर सिर्फ कहे कि हम 15 चैनल देखेंगे, बिल्कुल, तो 15 चैनल के बिल्कुल अवश्य कोई जो नहीं, कम से कम आपको 50 चैनल नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे किसी ग्रुप का चैनल हो, चाहे किसी का, बिल्कुल एंटरटेनमेंट का हो या फिर स्पोर्ट्स। मैं वही कह रहा हूं ना, कंज्यूमर को अधिकार है कि अपनी चॉइस से चैनल को चुने और केवल उन्हीं चैनल्स के लिए पैसे दे। दो बात कि जो चैनल देखेंगे अगर उसके लिए पैसा देना तो सिर्फ उसी के लिए पैसा देना। करेक्ट। जो फ्री टू एयर है उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपके चैनल पे दिखना शुरू। बिल्कुल नहीं, अपने आप तो नहीं दिखेंगे, आपको चुनाव करना होगा, बिकॉज फ्री टू एयर चैनल्स की संख्या करीब 650 है हिंदुस्तान में। आप चुनेंगे उसमें से, वो तो नहीं चुनेंगे। तो एक दूसरी बात ये हो गई, उसमें किसी भी तरह की इफ एंड बट्स नहीं लगा, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। दो बातें ये हो गई कंज्यूमर के सेंट्रिक कि भाई फ्री टू एयर विल बी फ्री टू एयर। आपको जबरदस्ती किसी चैनल का बुके का जरूरत नहीं है, आपको जो चुनना है उसको आप उसी के लिए पैसा पेमेंट कीजिए। पहली बात तो ये हो गई। उसी प्रकार से जो हमारे डीपीओज हैं जिसमें एलसीओ और जो प्लेटफॉर्म्स वो शामिल है, चाहे वो डीटीएच प्लेयर्स हों या फिर मान लीजिए केबल टीवी के जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर हैं वो हो, और जो एलसीओ हैं, उनको एक प्रकार से चैनल की कैपेसिटी का 130 रुपया प्लस टैक्स ये कंज्यूमर देंगे उनको। तो 100 चैनल तक उसमें शामिल होते हैं। तो एक प्रकार से उनके लिए भी एक अश्योर्ड इनकम कहना चाहिए वो कंज्यूमर से मिलेगी उनको। मतलब 130 रुपए प्रति प्लस टैक्स आपको देना होगा। हाँ। उस चैनल के दाम के अलावा नहीं, उस चैनल जो फ्री है उस 130 रुपए में 100 चैनल आप ले सकते हैं। 100 चैनल चाहे फ्री हो चाहे उसके हो, और उसमें जो पे होंगे उनका पेमेंट कीजिए। ठीक है। और अगर 100 के 100 फ्री हो तो आप केवल 130 रुपया दीजिए। ठीक है ना। दूसरी बात ये होगी, तो इसलिए उनको एक मिनिमम अश्योर्ड इनकम कहना चाहिए। उसके बाद ब्रॉडकास्टर के लिए ये हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर रुकूंगा और समझने के लिए। जी। मान लिया 110 चैनल हमने चुना कि हमें देखना है, उसमें से 100 चैनल फ्री टू एयर है, 10 चैनल है जिसका दाम मान लिया प्रति चैनल 10 रुपए है, तो मुझे उसको कितना देना पड़ेगा? 130। आपको अगर 10 रुपया 130 प्लस 100 रुपया, 130 प्लस 100 रुपया। ठीक, समझ गए। ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब है, आप अगर मुझे बताएं कि आप कितने चैनल देखते हैं अपने टेलीविजन पे? मैं तो 7-8 मुश्किल से देख पाता हूं। जी। तो इसीलिए आप 100 चैनल की बात जो कर रहे हैं, सच्चाई यही है। बार्क का डेटा है जो ये कहता है कि एवरेज 90% कंज्यूमर जो है 50 या उससे कम चैनल को देखते हैं या फ्लिप करते हैं। अगर मान लीजिए देखने के बजाय अगर 102, 103, 104 चल रहा है तो बीच में भी जो दे दिया वो भी जोड़ लें अगर आप, तो मात्र 50 होता है ये। अमूमन आपको 130 रुपए प्लस टैक्स देना पड़ेगा एक औसत ग्राहक को, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। अगर वो ग्राहक केवल फ्री टू एयर चैनल देखे, अगर मान लीजिए उसमें 2-4 ऐसे
चैनल सेलेक्ट करने हो उनको जो कि प्राइस्ड है, तो उनकी प्राइस उसको एक्स्ट्रा देनी होगी 130 रुपए से ज्यादा। तो ये तो रही बात कंज्यूमर की। अब आप आ रहे थे ब्रॉडकास्टर और एमएसओ के बीच। एमएसओ में मैं ये कह रहा था कि एमएसओ के लिए ये एश्योर हो गया कि 130 रुपया जो चैनल की कैपेसिटी फीस है वो उनको मिलेगी। उसी प्रकार से ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी अब ये है कि जितना प्राइस वो करना चाहे किसी चैनल को, वो उसको प्राइस कर सकते हैं और उतनी प्राइस उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलेगी। अब यहाँ पर सर एक सवाल मेरे जहन में उठता है कि ये जो प्राइस तय कर रहे हैं, उस प्राइस तय करने का आधार क्या होगा? नहीं, ये तो देखिए सामान मेरा है, मैं उसको किस दाम पे बेचूंगा ये मेरा अधिकार है। आप उसको उस दाम पे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे ये आपका अधिकार है, कंज्यूमर का अधिकार। तो बेसिकली मार्केट फोर्सेस वर्क करेगा। अगर मान लीजिए ऐसा होगा कि आप अपने चैनल को बहुत ज्यादा प्राइस करिएगा तो कंज्यूमर सोचेगा कि भाई इसकी मतलब इसको देखने की इतनी कीमत देने की जरूरत है कि नहीं, तो कंज्यूमर अपने आप चुन लेगा उसको। तो प्राइस करने का अधिकार आपको है। और दूसरी बात यह है कंज्यूमर के लिए, चाहे जिस चैनल को वो सिलेक्ट करे न करे, उसको जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड है उसमें पूरा दिखाई पड़ेगा हर चैनल की एमआरपी। अगर मान लीजिए कोई फ्री टू एयर चैनल है तो उसका लिखा जाएगा 0 फ्री टू एयर FTA, और जो अगर प्राइस्ड है तो उसकी एमआरपी दिखाई जाएगी। और ये जो 130 रुपया प्लस जो एमआरपी की बात कर रहा हूं, ये बेसिकली मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। ये पूरे के पूरे सिस्टम में मार्केट फोर्सेस जब वर्क करेंगे तो हो सकता है कि लोग उससे कम में उसको ऑफर करें। ये जो सर 130 रुपए वाली बात आप कह रहे हैं, या फिर ये जो भी प्राइस आप फिक्स कर रहे हैं, तो इसको रिवीजन 29 के बाद कितने समय अंतराल पर किया जाएगा, इसका कोई सिस्टम आपने रखा है? देखिए अभी तो इसको लागू होना है, लागू होने के बाद कैसे ये चलता है सिस्टम, क्या मार्केट फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, इसमें अगर कोई कमियां होंगी, इसमें कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होंगी, उसको तो जाहिर है रेगुलेटर देखेगा ही, उसकी समस्या नहीं है। अच्छा, चूंकि आप ये डिसीजन लेने वाले थे और ये फैसला आ गया और पब्लिक डोमेन में था, तो कई सारे जगह विज्ञापन आ रहे थे कि 29 दिसंबर से पहले पहले आप अपना एनुअल पैक करा लीजिए तो आपको फायदा होगा। तो जिन लोग कंज्यूमर ने करा लिया है उसके लिए क्या होगा? देखिए ऐसा है, इन सारे प्रश्नों में मैं नहीं जाना चाहूंगा, ये सब प्रश्न लीगल प्रश्न और वो सारी चीजें हैं, बट बेसिक तौर पर कहना यह है कि जो नया फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत ब्रॉडकास्टर्स के और एमएसओज के बीच में जो एग्रीमेंट्स होने हैं, एमएसओ और एलसीओ के बीच में जो एग्रीमेंट्स होने हैं, ये सारे एग्रीमेंट्स 29 तारीख से पहले ये फाइनल होंगे, क्योंकि जो रेट्स हैं चैनल्स के एमआरपी वगैरह वगैरह वो ब्रॉडकास्टर्स ने डिक्लेयर कर दिए हैं। अब उसके हिसाब से इनके बीच में जो एग्रीमेंट होंगे वो होने हैं, तो ये एग्रीमेंट होने की प्रक्रिया चल रही है। कल हमने मीटिंग की थी सारे लोगों से, ब्रॉडकास्टर्स से और डीपीओ से भी। हालांकि मीटिंग तो अगले वर्ष के एजेंडा के लिए थी, लेकिन उसमें यह भी डिस्कस हुआ कि किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और हमको सारे लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग इसको इंश्योर करेंगे कि इम्प्लीमेंट हो। हम लोगों ने ये भी कहा है कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में हिकअप्स कम से कम हो, तो इसका एक ट्रांजिशन मैनेजमेंट अच्छे से प्लान होना चाहिए। तो लोगों ने कहा है कि भाई हमको 20 दिन का वक्त दीजिए, इसका मतलब है 1 जनवरी से लेकर के या 29 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक हम लोग जो है इसमें जो चैनल सब्सक्राइब करेगा, कस्टमर की चॉइस और बाकी सारे काम हम लोग कर लेंगे। मैं थोड़ा अपने पिछले सवाल को दूसरे शब्दों में पूछना चाहूँ कि क्या इस बात की व्यवस्था होगी कि कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है पुराने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत, तो उसको विड्रॉ कर दे, सरेंडर कर दे और नए पे आए? कुछ ऐसा ट्रांजिशन के लिए कोई आपने नियम बनाया है? कस्टमर के ट्रांजिशन का काम जो है ना, ऐसा ये जो नए एग्रीमेंट्स होंगे उसी के हिसाब से नए चॉइस कस्टमर को देने होंगे, एमआरपी के हिसाब से कस्टमर को देने होंगे। तो नेचुरली कस्टमर को जो लोग हैं एलसीओ वहां पर हैं या डीटीएच के ऑपरेटर्स हैं, वो कस्टमर्स को बताएंगे कि भाई नए फ्रेमवर्क के मुताबिक कौन कौन से चैनल आप रखना चाहते हैं। तो इमीडिएटली उनके चैनल्स को काटा नहीं जाएगा, लेकिन ये उसके बाद से कस्टमर अपनी चॉइस एक्सरसाइज करेगा और उसके बाद कस्टमर बताएगा। तो मुझे लगता है कि जनवरी के आखिर तक आपको लगता है ये नई व्यवस्था सुचारू तरीके से लागू हो जाएगी? मेरा अपना मानना है, जिस प्रकार का आश्वासन लोगों ने दिया है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके हिसाब से। ये सर सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है काफी कंज्यूमर सेंट्रिक है, लेकिन 2-3 सवाल मेरे जहन में लग रहे हैं इसके लागू करने को लेकर के। पहली बात तो ये कि रिपोर्टिंग सिस्टम को कैसे आप मजबूत करेंगे ताकि जितना चैनल कंज्यूमर देख रहा है एमएसओ उतनी की रिपोर्ट करे, ब्रॉडकास्टर तक उतने तक पहुंचे। तो ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनफैक्ट आपका प्रश्न बहुत जायज है, लेकिन हम हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया काम हुआ है डिजिटाइजेशन का। इस डिजिटाइजेशन के काम के बाद अब पूरा का पूरा सिस्टम, कितने कस्टमर किसके हैं, कौन कस्टमर कौन कौन से चैनल देख रहा है, कितने वक्त तक, सारी की सारी चीज बिल्कुल
पारदर्शी रूप से हर स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल है। ये डिजिटाइजेशन का ये बहुत बड़ा लाभ है। तो इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है, रिपोर्टिंग की कोई समस्या नहीं है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन की बात इसमें नहीं है। एक दूसरी समस्या यह है, समस्या क्या है, फिर मेरे जहन में सवाल है कि इस नई व्यवस्था के तहत कंज्यूमर को वाकई फायदा होगा, लेकिन एक चुनौती या फिर डर कई लोगों में है कि लोकल केबल ऑपरेटर, उनका क्या होगा, उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। ये डर कितना जायज है? ये बिल्कुल बिल्कुल गलत डर है। ऐसा मैंने भी सुना है कि लोकल केबल ऑपरेटर्स, इनफैक्ट उनकी बहुत बड़ी समस्या इस फ्रेमवर्क से दूर हुई है, जिनमें उनकी समस्या थी कि भाई हमको तो आप एक एंटिटी के रूप में ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हमको तो जो एमएसओ है वही समझता है कि हम उनके एजेंट हैं। तो ये पहली बार हम लोगों ने बहुत क्लियरली उनको केवल रिकॉग्नाइज किया है, बल्कि हमने कहा है कि उनको भी एक एग्रीमेंट का जो पर्टिकुलर शेयर होना चाहिए, जो मिलेगा एमएसओ को, क्या होना चाहिए, सारी चीजें भी हम लोगों ने अपने रेगुलेशन में स्पष्ट की हैं। तो इसलिए एलसीओज को, एक प्रकार से एलसीओज को या डीपीओ जो भी हैं, उनको तो कोई समस्या होने की बात ही नहीं है। देखिए, इस फ्रेमवर्क से कंज्यूमर को, एलसीओ को, एमएसओ को, ब्रॉडकास्टर्स को, सबको फायदा है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई कस्टमर किसी चैनल को देखना नहीं चाहता तो उसको भी जबरदस्ती दिखाने वाला जो काम है वो काम बंद हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि जिस चैनल कोई देखना नहीं चाहता तो वो चैनल जाहिर है नहीं बिकेगा। नहीं, ये सवाल इसलिए मेरे जहन में उठा, मान लिया जाए कि कोई एमएसओ है, अब तक वो हमसे चार्ज करता है करीब 700-600 रुपए ले रहा है। नई व्यवस्था के तहत मुश्किल से हमें 130 रुपए ही देने पड़े, 150 देने पड़े, जैसा कि आपका आकलन खुद कह रहा है। तो उनके कारोबार तो वाकई जो पहली नजर में दिख रहा है कि उनका कारोबार कम हो जाएगा। जी जी जी, ये तो नहीं, कम होने की बात नहीं। देखिए, मैंने यही कहा, किसी का कारोबार कम नहीं होगा। केवल जो समस्या होगी, कह सकते हैं आप समस्या अगर मानना चाहें उसको, तो वो समस्या ये होगी कि जिन चैनल को कोई देखना नहीं चाहता या जो जबरदस्ती जो बुके बना करके चैनल लोगों को दिए जाते हैं वो बंद हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, जो स्थिति होती थी पारदर्शिता इसमें, जैसे रेफरेंस इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट सारे के सारे TRAI के पास फाइल होंगे, तो एक प्रकार से सेक्टर में पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी। ये नहीं रहेगा कि, और इससे लिटिगेशन घटेगा। तो लिटिगेशन घटेगा, बिल्कुल घटेगा, क्योंकि जब देखिए लिटिगेशन कब होता है? लिटिगेशन होता है जब संबंधों में एम्बिग्यूटी होती है और पारदर्शिता नहीं होती। और जब पारदर्शिता नहीं होती, जब एम्बिग्यूटी और वो जो ओपेकनेस खत्म हो जाएगी, तो ऑब्वियसली लिटिगेशन घटेगा। एक सवाल है कि जो ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टर के बीच जो रिश्ता है, उसको अब नए सिस्टम में कैसे डिफाइन करेंगे? जितना कंज्यूमर देख रहा है ब्रॉडकास्टर को, क्या उतने के लिए पे करना पड़ेगा ऑपरेटर को कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली जितना कंज्यूमर देख रहा है ऑपरेटर को उतना ही पे करेगा ब्रॉडकास्टर, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होगा। अब ऑपरेटर और ब्रॉडकास्टर, वो एमआरपी हो गया, कल किसी चैनल का एमआरपी 10 रुपया है, तो ऑब्वियसली ऑपरेटर जो है उसके चैनल को बेचता है, उसके पैसा कलेक्ट करता है, तो उनका भी अपना डिस्काउंट रहेगा। तो ये जो आपस के ऑपरेटर के और ब्रॉडकास्टर के संबंधों पर डिपेंड करेगा कि जो एमआरपी 10 रुपए की है उसमें से कितना पैसा ऑपरेटर रखेंगे और कितना पैसा ब्रॉडकास्टर को जाएगा। ये उनका जो एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें परिभाषित होगा। तो ये मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्टर के लिए आपके हिसाब से अच्छा है, ऑपरेटर के लिए भी अच्छा है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है। जब सबके लिए अच्छा है तो इस पूरे सेक्टर में आप किस तरह का डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कहें, एक्सपेंशन के लिहाज से देखें, आपका अपना आकलन क्या कहता है? चूंकि रेगुलेटर में रेगुलेटर नहीं, आप तो फैसिलिटेट भी करते हैं, चलो बेहतर माहौल रहता है कि हर कोई। बेसिकली इसका उद्देश्य यही है। देखिए, TRAI एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमारा जो काम है उसके जो ओवरआर्चिंग गोल है, जो ओवरआर्चिंग उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि इंडस्ट्री की हेल्थ बढ़े, कंपटीशन बढ़े, लेवल प्लेइंग फील्ड हो लोगों के बीच में, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो। ये सारे ओवरआर्चिंग गोल हैं और इसीलिए इसमें जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में जब एक प्रकार से एक पारदर्शिता होगी, सीमलेस, फ्रिक्शनलेस रिलेशनशिप होगा, तो जाहिर है इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगा, इसकी ग्रोथ होगी, और यही उसका उद्देश्य है। एक आखिरी सवाल से चलते चलते कि मान लिया जाए मैं कंज्यूमर हूं और मैंने 29 दिसंबर तक ये चुनने में सफल नहीं हो पाया, फिर मैं माइंड मेकअप नहीं कर पाई कौन सा चैनल मैं देखना चाहता हूँ, कौन सा नहीं देखना चाहता हूँ। 29 दिसंबर के बाद हमारे टेलीविजन सेट का क्या होगा? क्या हमारे एग्जिस्टिंग प्लान के मुताबिक वो चलता रहेगा या फिर नए सिस्टम में हमको आना ही है? नहीं, नए सिस्टम में आपको अपनी चॉइस का अधिकार
स्थापित करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कंज्यूमर के दृष्टिकोण से जरूरी है। कुछ जगहों पे या कुछ जगह पे ये बात कही जा रही है कंज्यूमर के बिल बढ़ जाएंगे। तो ये बिल बढ़ जाएंगे तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात कंज्यूमर के ग्रुप नहीं कह रहे हैं, ये बात कुछ और लोग कह रहे हैं। तो मुझे वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कह रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर। तो मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए आप दुकानदार हैं और मैं आपसे कोई सामान खरीद रहा हूं और अगर मेरा बिल बढ़ जाएगा तो फायदा किसको होगा? दुकानदार को फायदा होगा। तो दुकानदार को क्यों चिंतित होना चाहिए भाई? दुकानदार को तो प्रसन्न होना चाहिए कि ज्यादा पैसा मिलेगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि उनको प्रसन्न इसलिए नहीं हो रहे हैं बिकॉज अब तक जो चैनल्स, जो कुछ ब्रॉडकास्टर्स के या कुछ सिस्टम्स के जो प्लेयर्स हैं, उनकी जो ये बेसिक जो इशू है ना, पुशिंग दी अनवांटेड चैनल्स, या जो चैनल कस्टमर नहीं चाहता है उसको भी बुके में, ये सारी चीजें अब डिस्टॉर्शंस दूर होते हैं। तो ये इस प्रकार का एक बोगी बना के कि भाई आप जो है कस्टमर का बोझ बढ़ जाएगा। चलिए, आपने सारे सवालों का जवाब दिया। वो सारे सवाल जो एक कंज्यूमर होने के नाते जहन में उठता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शुभकामनाएं कि नई व्यवस्था सफल हो। धन्यवाद से हमसे बात करने के। थैंक यू।